NAS प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय हिंदी। निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। उक्त पद्यांश में किसकी व्यथा का वर्णन है? पक्षी की व्यथा का वर्णन है। पक्षियों के अरमान क्या होते हैं? पक्षियों के अरमान होते हैं नीले नभ में उड़ना। कड़वी निबोरी किससे अच्छी लगती है? कनक कटोरी की मैदा से। कनक से क्या आशय है? कनक यानी सोना। पक्षियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता है? पक्षियों के स्वभाव से पिंजरबद्ध रहना मेल नहीं खाता है। भूखे प्यासे शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नीले नभ की सीमा पाने पंक्ति में कौन सा कारक है? संबंध कारक। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द नहीं है। लाल किरण। पक्षी का अपनी गति उड़ान सब भूलने का क्या कारण है? बंधन में रहना। पक्षी उड़ते हुए किसकी सीमा पाना चाहता है? नभ की सीमा पाना चाहता है। उक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है? मूल भाव है पंछी की स्वतंत्रता। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी शांत गंभीर अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर व श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो नदियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता? नदियों के स्वभाव से उत्पलवी होना मेल नहीं खाता। उक्त गद्यांश की विषय वस्तु किस पर आधारित है? उक्त गद्यांश की विषय वस्तु नदियों पर आधारित है। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? हिमालय की बेटियां। लेखक की हैरानी का क्या कारण है? दुबली पतली नदियों का विशाल हो जाना। पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां किसे कहा जाता है? यहाँ पे सिंधु और ब्रह्मपुत्र को पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां कहा गया है। संभ्रांत महिला का दर्जा किसे दिया गया? संभ्रांत महिला का दर्जा नदियों को दिया गया। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय।
पिघला हुआ दिल किसका बताया गया है? पिघला हुआ दिल हिमालय का बताया गया है। उक्त गद्यांश में किस नदी का वर्णन नहीं किया गया है? उक्त गद्यांश में सरस्वती नदी को छोड़कर सभी का वर्णन किया गया है। सरस्वती का वर्णन नहीं किया गया है। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मावजी की मुख्य गादी साबला में है। मावजी के बाद उनकी पुत्रवधू जन कुंवारी गादी पर बैठी। वह लगभग 80 साल तक गादीपति रही। उन्होंने ही हरि मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां मावजी महाराज बैठकर अपनी साधना करते, बांसुरी बजाते और गायें चराते थे। बेणेश्वर टापू पर वागड़ के लोगों ने ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनाया है। इस प्रकार यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर है। साबला गादी के महंत जी ने हरि मंदिर पर झंडा फहराकर मेले की शुरुआत की। बेणेश्वर टापू पर चहल पहल बढ़ गई थी। आदमी ही नहीं औरतें भी, बालक ही नहीं बालिकाएं भी, जवान ही नहीं बूढ़े भी, गरीब ही नहीं अमीर भी, सब तरह के लोग थे। अब तो यहाँ विदेशी पर्यटक भी खूब आने लगे हैं। मेला स्थल पर दुकानें और मनोरंजन के भरपूर साधन थे। दुकानों में खेती और गृहस्थी के लिए आवश्यकता की सभी वस्तुएं थी। वहाँ बच्चों के लिए गुब्बारे और खिलौने, धनुष, तीर, झूले, चक्री, सर्कस, मदारी तथा जादू के खेल भी थे। सब उनका आनंद ले रहे थे। मेले में पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा बालचर अपनी सेवाएं दे रहे थे। मावजी की मुख्य गादी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? साबला। हरि मंदिर किसने बनवाया? हरि मंदिर जन कुंवरी जी ने बनवाया। बेणेश्वर में चहल पहल बढ़ने का क्या कारण था? बेणेश्वर में चहल पहल बढ़ने का कारण वहाँ मेला चल रहा था। बच्चे मेले का आनंद कैसे ले रहे थे? गुब्बारे और खिलौने लेकर, मदारी व जादू के खेल देखकर, झूले चक्री सर्कस से और उपयुक्त सभी से। त्रिदेव किसे कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु महेश, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? तो केवल ये जो 3 नंबर है इसका मेल सही नहीं है, बाकी मेल सब सही है। कि वागड़ क्षेत्र के लोगों द्वारा ब्रह्मा जी मंदिर का निर्माण करवाया गया। साबला क्षेत्र में मावजी की मुख्य गादी है और मेले की शुरुआत हरि मंदिर पर झंडा फहराकर की जाती है। कौन सा शब्द बहुवचन है? गायें। बालक का स्त्रीलिंग शब्द है बालिका। हरि मंदिर शब्द में समास कौन सा है? इसमें है तत्पुरुष समास, हरि का मंदिर। जवान बूढ़े, गरीब अमीर, देसी विदेशी, ये सब विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद कर लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात
पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोग लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो बदलू चूड़ियाँ किसकी बनाता था? बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वस्तु विनिमय से क्या आशय है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। वह चूड़ियों के बदले क्या लेता था? वह चूड़ियों के बदले रुपए, वस्तुएं और अनाज लेता था। वस्तुएं और अनाज। चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं, चूड़ी बनाने वाले को मणिहार कहते हैं। सुहाग के जोड़े से आप क्या समझते हैं? वधू के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। बदलू स्वभाव से कैसा था? बदलू स्वभाव से सीधा था। कौन सा क्रिया शब्द नहीं है? शादी विवाह। बाकी सब क्रिया शब्द है। बदलू को विवाह के जोड़े के बदले कौन सी वस्तु नहीं मिलती थी? सोने की घड़ी नहीं मिलती थी। बाकी उसकी घरवाली के लिए वस्त्र मिलते थे, बहुत सारा अनाज मिलता था, पगड़ी और रुपए मिलते थे, लेकिन सोने की घड़ी नहीं मिलती थी। पैतृक शब्द का क्या आशय है? पैतृक शब्द का आशय है पिता से प्राप्त पुश्तैनी। और संसार शब्द का पर्यायवाची है जग। संसार यानी जग। और यहाँ पे रक्तदान शिविर का एक पोस्टर आप देख रहे हैं, 24/11/2018 से 27/11/2018। रक्तदान है प्राणी पूजा, इसके जैसा दान न दूजा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करें। रक्तदान करने से नहीं होती शरीर में कमजोरी। एक समय में लगभग 200 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है और आपका ब्लड बैंक में, आपका रक्त ब्लड बैंक में सुरक्षित रहता है। रक्तदान, महादान, जीवन दान। आयोजक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुरा उदयपुर। प्रायोजक मानव सेवा समिति उदयपुर। उपर्युक्त पोस्टर में क्या संदेश दिया जा रहा है? रक्तदान का। क्या रक्तदान से कमजोरी होती है? बिल्कुल नहीं। रक्तदान शिविर के प्रायोजक कौन है? मानव सेवा समिति। रक्तदान शिविर का आयोजक कौन है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुरा। रक्तदान शिविर कितने दिवसीय रखा गया? रक्तदान शिविर 4 दिवसीय रखा गया। उपर्युक्त बैनर में डॉक्टर्स की संख्या कितनी है? इस बैनर में डॉक्टर्स की संख्या है 3। उपयुक्त बैनर में कितने व्यक्ति रक्तदान कर रहे हैं? 2 व्यक्ति रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान शिविर में लिया हुआ रक्त कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। रक्तदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। किस दान को महादान कहा गया है? रक्तदान। रक्तदान को जीवन दान कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन को बचाता है। स्वस्थ मानव शरीर में रक्त होता है लगभग 5 लीटर। रक्त का वर्ण रंग होता है लाल। और आयोजक शब्द में उपसर्ग है। आयोजक शब्द में उपसर्ग है आ।
निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रगण्य है। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाले दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाने से न जाने कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आंच भी होती है। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों की आंच झेलने का खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ। उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव न था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो प्रश्न है, चंद्रशेखर बचपन से ही कैसे थे? चंद्रशेखर बचपन से ही साहसी थे। क्रांतिकारियों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्रगण्य कौन थे? वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ादी का विलोम शब्द है गुलामी। सब लड़के किसके लिए दौड़ पड़े? सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े। प्राण शब्द का बहुवचन है प्राणों। लाल रोशनी शब्द में विशेषण है। लाल रोशनी में लाल विशेषण है। साहसी शब्द में प्रत्यय है। साहसी में ई प्रत्यय है। दियासलाई किसे कहते हैं? दियासलाई माचिस को कहते हैं। प्राणों की आहुति देना मुहावरे का अर्थ क्या है? देश के लिए बलिदान होना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नागालैंड भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसकी स्थापना 18 फरवरी 1961 ईस्वी को हुई थी। ये असम के पूर्व और मणिपुर के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी कोहिमा है। सारा प्रदेश पर्वतीय है। यहाँ वर्षा भी काफ़ी होती है, जिसके फलस्वरूप पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती में अच्छी उपज होती है। प्रकृति की ही तरह मोहक है यहाँ के निवासी भी। इनका शरीर स्वस्थ, सुडौल और ताम्रवर्ण होता है। नागा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। संभव है ये शब्द नग से निकला हो, जिसका अर्थ पर्वत है। इस प्रकार नागा शब्द का अर्थ पर्वतीय लोग होगा। नागा कुशल शिकारी होते हैं। वे प्राय तीरों से शिकार करते हैं। विशालकाय पशुओं को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा है। उस गड्ढे के अंदर तीर, भाला, बर्छी और अन्य हथियार ऊपर की ओर नोक करके जमा देते हैं। गड्ढे के ऊपर से पत्तियों से ढक देते हैं। जब धोखे से पशु इस गड्ढे में गिर जाता है तो उसके शरीर में भाले, बर्छे आदि प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात उसे मोटी रस्सी से बांधकर बाहर निकालते हैं। ऐसे अवसर पर ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति को सहभोज के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रसन्नता के अवसर पर जंगली भैंसे की, जिसे ये मिथुन कहते हैं, बलि चढ़ाने की प्रथा भी प्रचलित है। नागालैंड की स्थापना हुई 18 फरवरी 1961। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ की जाती है? सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ों पर की जाती है। नग शब्द का क्या अर्थ है? नग शब्द का अर्थ है पर्वत। नागा प्राय किससे शिकार करते थे? नागा प्राय तीरों से शिकार करते थे। गड्ढे को ऊपर से किससे ढका जाता था? गड्ढे को ऊपर से पत्तियों से ढका जाता था।
प्रचलित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रचलित में उपसर्ग है प्र। और जंगल शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द क्या बनेगा? जंगली बनेगा। पशु शब्द का बहुवचन क्या होगा? पशुओं होगा। नागा शब्द का क्या अर्थ होगा? नागा शब्द का अर्थ पर्वतीय लोग। नागा लोग होते हैं, नागा लोग कुशल शिकारी होते हैं। मिथुन कहते हैं, मिथुन जंगली भैंसे को कहते हैं। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय को पालने से दूध, दही, छाछ, घी जैसे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। गाय से ही बैल मिलते हैं जो कि हल चलाने, सामान ढोने और खेती के काम में सहायक होते हैं। गोधन का गोबर ईंधन बचाने व ऊर्जा उत्पादन में काम आता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। गोबर की खाद भी होती है। गोधन को पालने से ग्वालों की दिनचर्या अनुशासित है। इससे जीवन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। गोमूत्र से अनेक रोगों का उपचार होता है। एक अनुसंधान के अनुसार हमारे देश की कृषि के लिए 90% ऊर्जा गोवंश से ही मिलती है। इस प्रकार गाय को ग्राम विकास का आधार मानना पूर्णतया उचित है। तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है गाय। रोग शब्द का बहुवचन है रोगों। खेती शब्द में प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परि प्लस आवरण। अनेक रोगों के उपचार में क्या काम आता है? गोमूत्र। कृषि के लिए 90% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? गोवंश से। ग्रामीण शब्द का विलोम शब्द है शहरी। गोधन को पालने से किसकी दिनचर्या अनुशासित रहती है? गोधन को पालने से ग्वालों की दिनचर्या अनुशासित रहती है। हल चलाने और सामान ढोने के काम आते हैं बैल। दूध, दही, छाछ, घी जैसे पोषक पदार्थ किसके पालने से मिलते हैं? गाय को पालने से। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उत्पादन ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया था। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। उसने लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया। इससे मकान व झोंपड़ियाँ बनाई। इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक, रेलों के डिब्बे, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। कोयला भी लकड़ी का ही प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी, उसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की लकड़ी आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग फल, कांच के बर्तन आदि नाजुक पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार वृक्षों से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष लाभ भी है। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का लंबा समय कहाँ व्यतीत किया था? पंचवटी नामक स्थान पर। लकड़ी का ही प्रतिरूप है कोयला। पंचवटी शब्द में समास कौन सा है? उसमें समास है द्विगु समास। वृक्ष का बहुवचन है वृक्षों। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, जो पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के आधिक्य से किस आपदा के नियंत्रण में सहायता मिलती है? और वो आपदा है यहाँ पे बाढ़। लाभ शब्द का विलोम शब्द होगा हानि। कवितांश है, क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का आधार वही रहा।
न वाणी साथ है, न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ। जब सब कुछ मेला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है। कहीं चले जाओ विनती नहीं है, वायु प्राण प्रद, आदम कद आदमी सब जग से गायब है। तो कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? कवि ने धरती के बारे में सर्वसहा कहा है। आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है? आदम कद आदमी से तात्पर्य है मानवीयता से भरपूर आदमी। आसमान की तुलना किससे की गई है? गंदगी बरसाने वाले थैले से। प्राण दान का तात्पर्य क्या है? प्राण दान यानी प्राण प्रदान करने वाला। कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? कवि किसी को प्यार करने का समय नहीं, इसलिए वो कतराना चाहता है। नीचे दिए गए शब्द समूह में कौन से समान अर्थ वाले हैं? यहाँ पे जलद, वारिद, पयोद, अम्बुद ये समान अर्थ वाले हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में किस विकल्प में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास है सीता राम, सीता और राम। काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? इसमें है तेज क्रिया विशेषण। आम, अनार, फल, केला शब्द समूह में भिन्न कौन सा है? इसमें भिन्न है फल। कमलकांत एक बार परीक्षा देने जयपुर गया, वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द यहाँ पे कमलकांत है। न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, पंक्ति में विशेषण है स्वच्छ। विनती का अर्थ है विनती यानी प्रार्थना। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कमल आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की रेखा भी नहीं, बुद्ध दीप्त आंखों में एक अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर जीने की उत्कट जिजीविषा, फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर वह लड़की है कि निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। कमल परीक्षा देने कहाँ गया था? कमल परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। मानसिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मानसिक शब्द में इक प्रत्यय है। आकाश शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? आकाश शब्द का विलोम शब्द पाताल है। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। हथियार डाल देना का अर्थ है हार मान लेना। कमल के मानसिक संतुलन खोने का कारण क्या था? कमल के मानसिक संतुलन खोने का कारण था दायां हाथ चले जाना। कमल इलाहाबाद किसकी परीक्षा देने गया था? कमल आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। प्रतिपल प्रतिक्षण शब्दों में समास कौन सा है? यहाँ पे अविभाव समास है। महत्वाकांक्षाएं शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महत्व प्लस आकांक्षाएं। चंद्रा आजकल कहाँ कार्य कर रही है?
चंद्रा आजकल IIT मद्रास में कार्य कर रही है। गले तक आया हुआ के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? गले तक आया के लिए कंठगत शब्द होगा। निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखें। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते। चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। जुगनू ज्यों ज्यों थोड़ा थोड़ा ही, अंधकार हम हरना सीखें। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। ये दधीची बनकर हर युग में, न्योछावर कर देते काम। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। गहरी नदियां निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो, इन सोतों के जनक कहते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम, बूंद बूंद कर झरना सीखें। कुदरत हमें क्या सिखाती है? कुदरत हमें जग हित में कुछ करना सिखाती है। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। अभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? अभिमान में अभी उपसर्ग है। पेड़ का एक पर्याय जो इस कविता में आया है वो है, यहाँ पे तरु आया है। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें सब देते हैं, बीज फल फूल ठंडी छाया उपयुक्त सभी देते हैं। काया शब्द का क्या अर्थ है? काया का अर्थ है शरीर। विलोम अर्थ वाले शब्दों का जोड़ा कौन सा है? ऊंचे नीचे। निर्मल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस मल। नदियों झरनों और नालों का जनक किसे कहा जाता है? पर्वत को। कविता के अनुसार चांद हमें क्या बांटता है? चांद हमें अमृत बांटता है। दिन रात शब्द में समास कौन सा है? दिन रात में यहाँ द्वंद्व समास है, दिन और रात। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति साला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। आहत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने से भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह है समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु ही गाते। निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मीबाई की समाधि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पे झांसी की रानी ये प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी लघु समाधि, स्मृतिशाला, अंतिम लीला स्थली ये सब प्रयुक्त हुए हैं। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, पंक्ति का क्या आशय है? यहाँ पे है आज़ादी के लिए जिसने प्राणों का बलिदान किया। उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन है? इसमें लक्ष्मीबाई की समाधि का वर्णन है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। और उपयुक्त पद्यांश में कवि को रानी से भी अधिक प्यारी वस्तु क्या लगती है? कवि को रानी से भी अधिक प्यारी वस्तु समाधि लगती है। अब रानी की समाधि रानी से भी अधिक प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि इसे देखकर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की याद आ जाती है। वीर का मान कब बढ़ जाता है? वीर का मान जब वह रण में बलि हो जाता है तब बढ़ जाता है।
समाधि शब्द का बहुवचन क्या होगा? समाधि शब्द का बहुवचन होगा समाधियां। रानी लक्ष्मीबाई किसकी भांति लड़ी? रानी लक्ष्मीबाई वीर बाला सी लड़ी। निराशा शब्द का विलोम क्या होता है? आशा। सुंदर समाधियों की गाथा कौन गाते हैं? सुंदर समाधियों की गाथा क्षुद्र जंतु गाते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई वह पंक्ति से आशय है वीर गति को प्राप्त हुई। राजस्थान रंगों के प्रदेश के रूप में जग विख्यात रहा है। फिर होली पर यहाँ जितने विविध रंग देखने को मिलते हैं उनकी तो बात ही निराली है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान के विविध अंचलों में होली के नज़ारे निम्नानुसार दिखाई देते हैं। गेर नृत्य। मेवाड़ में गेर का बोलबाला है। घेरों की अदला बदली करते, डंकों डांडियों की किड़किड़ाहट करते गेरिए गेर खेलते हैं। सब तरफ प्यार, मनुहार, हंसी, ठट्टा, व्यंग्य, विनोद, गीत गानों का वातावरण होता है। चंग पर झोला खाती फाल्गुनी बयार सबको बावला किए देती है। ये मेवाड़ अंचल में खेला जाता है गेर नृत्य। और वाद्य यंत्र डंकों, डांडियों और चंग, ये इसके वाद्य यंत्र होते हैं। चंग के साथ हुलियार, ये उदयपुर के मेनार गांव में शौर्य, पराक्रम और युद्ध विजय की प्रतीक तलवारों की गेर सारा ऐतिहासिक एवं पारंपरिक माहौल अकेले इस छोटे से गांव में ब्राह्मणों के 500 घर और इक्के दुक्के अन्य, हर घर सूरवीरों की दहाड़ देता है। इसका अंचल है मेनार गांव और वाद्य यंत्र है चंग। भीलों की गेर उदयपुर से बद्दू भक्तन के दरवाजे से निकली सांडी मुसलमानों की ढोला मारू की सवारी। भीलवाड़ा जिले में मांडल का सींग वाले शेरों का स्वांग, सींग वाले 4 शेरों का तमाशा गजब होता है। सवाई माधोपुर की महवा तहसील के पावटा गांव का डोलची मेला सांगोद कोटा की ओर नहान। और इसका क्षेत्र है वो है शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर। और वाद्य यंत्र है ढोल और डांको। गींदड़ी नाच। होली का एक रंग, रंगों से भरे कड़ावे, कोड़ामार होली। पूरी राजस्थान में जाट गुजरों की लठमार होली। तुरही ताशों की मधुर ध्वनि में युवक जब युवतियों को रंगते चलते हैं तो युवतियां उन्हें लठ मार मार कर लठ फटक कर देती है। और पूर्वी राजस्थान जालोर इसका क्षेत्र है। चंग, डफ और झांझर इसका वाद्य यंत्र है। कोड़ा मार होली, पत्थर मार होली। पूर्णिमा की रात को आदिवासियों का नेजा। जितनी औरतें उतने ही वृक्ष पर बंधे गोटे नारियल और ढोल झांझर के साथ स्त्री पुरुषों के भेल नृत्य। और फिर पुरुष उनका घेरा जोड़ वृक्ष का गोटा प्राप्त करने को मचलता है। नारियां बेंत चलाती है, मर्द बेंत खाते हुए भी पीछे नहीं हटते। और मेवाड़ के खेरोड़ा एवं कैलाशपुरी के रामा गांव का नेजा भी बड़ा नामी है। और मेवाड़ के खेरोदा और कैलाशपुरी के रामा गांव इसका क्षेत्र है। ढोल और झांझर इसके वाद्य यंत्र है। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन की पूर्णिमा को। गेर नृत्य किस अंचल में खेला जाता है? गेर नृत्य मेवाड़ में खेला जाता है। उदयपुर की मेनार गांव में गेर किससे खेली जाती है? उदयपुर के मेनार गांव में गेर तलवारों से खेली जाती है। सींग वाले शेरों का स्वांग किस जिले में खेला जाता है? सींग वाले शेरों का स्वांग भीलवाड़ा जिले में खेला जाता है। और युवक जब युवतियों को रंगते हैं तो युवतियां उन्हें किससे मारती है? युवतियां उन्हें लठ से मारती है। डोलची मेला कहाँ लगता है? डोलची मेला पावटा गांव में लगता है। और उपयुक्त पद्यांश में होली के कितने नज़ारों को वर्णित किया गया है? इसमें होली के 5 नज़ारों को वर्णित किया गया है। रंगों का त्यौहार कहलाता है होली। मेवाड़ क्षेत्र में होली पर कौन कौन से नज़ारे देखने को मिलते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में गिंदड़ी नाच और बादशाही सवारी देखने को ये नहीं मिलते देखने को, बाकी सब मिलते हैं। गेर और कोड़ामार होली, गेर और हुलियार, भीलों की गेर और पत्थरमार होली ये देखने को मिलते हैं।
और यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। भीलों की गेर मुख्यतः कहाँ खेली जाती है? भीलों की गेर उदयपुर में खेली जाती है। उपयुक्त गद्यांश में किन किन वाद्य यंत्रों का उपयोग हुआ है? ढोल, चंग, झांझर, उपयुक्त सभी, ये सभी इसमें आएंगे। किस नज़ारे में महिलाएं पुरुषों पर बेंत चलाती है? तो वो नज़ारा है कोड़ा मार होली का। और वृक्ष पर क्या बांधे जाते हैं? गोटे, नारियल। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव के लिए जनसंख्या वृद्धि का खतरा सबसे अनिष्टकारी है क्योंकि वह सने सने विकसित होकर अपने शिकार को आत्मसंतुष्टि की नींद में सुला देता है। हर वर्ष 2% की वृद्धि देखने में बहुत कम लगती है, लेकिन इसका मतलब होता है कि 35 वर्षों में आबादी दोगुनी हो जाएगी और यदि सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो एक सदी में आबादी 8 गुना तथा 3.5 सदियों में 1000 गुना बढ़ जाएगी। जाहिर है स्रोत संसाधन कितनी ही मात्रा में क्यों न जुटा लिए जाए, वे इस तरह की स्थिति में नहीं निपट सकेंगे। प्रोफेसर हायल का कहना है कि यदि मानव स्वैच्छिक ढंग से जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेगा तो ये काम देवी प्रकोपों या मानवीय विनाशों के हाथों होगा। कुपोषण, बीमारियां, आर्थिक असमानताओं से उपजे संघर्ष मानव जाति के आकार को अपने आप कतर कर सही कर देंगे। आज की कुछ बेहतर स्थिति में हमें जनसंख्या वृद्धि से उपजे ये खतरे गंभीर नज़र न आते हों, मगर उनकी ये प्रकृति उन्हें और भी ज़्यादा अशुभ बनाती है क्योंकि जब तक वे अपने विकराल रूप में सामने आकर खड़े नहीं हो जाते, हम इत्मीनान से बैठे रहते हैं। मानव के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा खतरा सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी है? तो ये जो जनसंख्या वृद्धि का खतरा है ये सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी है। कितनी समय अवधि में जनसंख्या 1000 गुना बढ़ जाएगी? तो वो जो समय है 3.5 सदियां हैं। 3.5 सदियों में जनसंख्या वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। मानव जाति के आकार को कौन कतर कर अपने आप सही कर देंगे? तो कतरने वाले हैं कुपोषण, बीमारियां, आर्थिक असमानता से उपजे संघर्ष। यदि मानव स्वैच्छिक ढंग से जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेगा तो ये काम देवी प्रकोपों या मानवीय विनाशों के हाथों होगा। ये कथन किसका है? यह है प्रोफेसर हायल का। कुपोषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुपोषण में कु उपसर्ग है। हर वर्ष जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि देखने में कम लगती है? यह है 2%। इत्मीनान का अर्थ क्या है? इत्मीनान मतलब आराम से। स्वैच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वैच्छिक में इक प्रत्यय है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हिम में ही लाया था, हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा, मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। तो यहाँ कविता में किसके श्रम व आत्मगौरव का चित्रण हुआ है? मजदूर के। धरती की प्यास बुझाने के लिए किसकी धारा प्रवाहित की गई? धरती की प्यास बुझाने के लिए गंगा की धारा प्रवाहित की गई। अंबर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? अंबर आकाश और व्योम। मजदूर ने बांझ धरती पर स्वर्णिम पुष्प कैसे खिलाए? रेगिस्तान की रेती धो धोकर। धरती को स्वर्ग बनाने में मजदूर की किसने सहायता की? मजदूर के पुरखों वंशजों ने। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होगा? नरक।
और हिमगिरी चीर का अर्थ क्या होगा? हिमगिरी चीर यानी हिमालय को चीरकर। और मजदूर के पुरखों ने धरती का रूप कितने वर्षों से संवारा है? वो है जितने अंबर में तारे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा विश्वजीत अपनी प्रजा को अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार उनके किसी नागरिक का केवर्त सम्राट तोमराज ने अपमान कर दिया। विश्वजीत ने सेना लेकर केवर्त पर आक्रमण कर दिया और राज्य के बाहर घेरा डाल दिया। केवर्त के प्रसिद्ध पंडित संत देवलाक वहां से गुजर रहे थे तो उनके सैनिकों ने उन्हें गुप्तचर समझकर बंदी बना लिया। राजा विश्वजीत ने उन्हें प्राणदंड की सजा सुनाई। अगले दिन यह समाचार केवर्त नरेश तक पहुंचा तो केवर्त नरेश तोमराज अपने मंत्रिमंडल को लेकर उनके सम्मुख पहुंचे और राजा विश्वजीत से बोले, महाराज, संभव है कि हम लोगों के मध्य युद्ध वर्षों चले, पर हम आज आपके सम्मुख समर्पण करते हैं। मात्र एक शर्त है कि आप संत देवलाक को मुक्त कर दें। राजा विश्वजीत ने ऐसा करने का कारण पूछा तो तोमराज बोले, राजन, संत राष्ट्र की आत्मा होते हैं। उनके साथ रहने पर हम पुनः राष्ट्र खड़ा कर लेंगे, पर उनके बिना राष्ट्र का होना भी मूल्य विहीन होगा। उनकी बातों ने राजा विश्वजीत के हृदय को छू लिया और संत को मुक्त कर तोमराज को हृदय से लगा लिया। राजा विश्वजीत ने मृत्युदंड किसे सुनाया था? प्राणदंड किसे सुनाया था? यहाँ पे संत देवलाक को। राजा विश्वजीत ने तोमर को हृदय से क्यों लगाया? क्योंकि संत के बिना राष्ट्र मूल्य विहीन होगा, उन्होंने ऐसा बोला था। यह समाचार केवर्त नरेश तक पहुंचा। कौन सा समाचार केवर्त नरेश तक पहुंचा? संत देवलाक को प्राणदंड की सजा का समाचार केवर्त नरेश के पास पहुंचा। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक। और मूर्ख शब्द का विपरीत सुनिए। मूर्ख का यहाँ पे विपरीत अर्थ वाला जो शब्द है वो है पंडित। देवलाक वहां से गुजर रहे थे। ये वाक्य किस काल का है? ये वाक्य भूतकाल का है। राजन शब्द में नए वर्ण लगाने पर लगे चिन्ह को, इसको क्या कहते हैं? इस चिन्ह को कहते हैं हलंत। महाराज, संभव है कि हम लोगों के मध्य युद्ध वर्षों चले। वाक्य में प्रयुक्त ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्मयाधिबोधक चिन्ह। पद्यांश में संतों को कहा गया है राष्ट्र की आत्मा कहा गया है। पद्यांश में राष्ट्र शब्द से क्या आशय है? राष्ट्र यानी देश। केवर्त सम्राट कौन थे? केवर्त सम्राट राजा तोमराज। केवर्त के प्रसिद्ध पंडित संत देवलाक वहां से गुजरे थे। रेखांकित शब्द क्या है जो प्रसिद्ध है? ये क्या है? प्रसिद्ध है विशेषण, विशेषता बताने वाला। राजन, संत राष्ट्र की आत्मा होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाते हैं? ये चिन्ह कहलाते हैं अवतरण चिन्ह। उपयुक्त गद्यांश में समर्पण शब्द का क्या अर्थ है? समर्पण शब्द का अर्थ है हार मानना। हृदय से लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हृदय से लगाना यानी गले लगाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सांप बोला आकाश, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था और वह सोचने लगा आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा।
सांप बोला आकाश। वाक्य में रेखांकित चिन्ह क्या है? ये है निर्देशक चिन्ह। ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर का आकाश। और सांप के लिए सुरक्षित और आरामदेह जगह कौन सी होती है? उसके लिए गुफा। और सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप के कथनानुसार शरीर किसका बना हुआ है? शरीर मिट्टी का बना हुआ है। जैसे उड़ना और रेंगना में द्वंद्व समास है, उसी प्रकार से फल फूल में कौन सा समास है? फल फूल में भी द्वंद्व समास है, फल और फूल। तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? इसमें है रेखांकित शब्द तुम्हारा आकाश। तो तुम्हारा जो है वो सर्वनाम है और शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये जो रेखांकित शब्द है मिट्टी, ये है अव्यय। तो ये था NAS एग्जाम का क्वेश्चन बैंक सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 8। थैंक यू वेरी मच।